हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के फिजिक्स के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप लोग को कंपार्टमेंट एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो हो सकता है ऐसे इसमें बहुत से क्वेश्चन मिल जाए जो आप लोग को आते हों। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये सोच के स्किप मत करिएगा कि हमें आता है, कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ के। बाकी अगर आप लोग नए बच्चे आप लोग देख रहे हो जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये आप लोग के लिए भी आगे चल के इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग आगे चल के आसानी होगी। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को परमानेंट इस चैनल पर मिलने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा क्या है, प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो नाम से ही देखिए हमको पता चल रहा है प्रकाशिक पथ मतलब प्रकाश का पथ। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, लाइट होती है हमारी जो सूरज आती है, ठीक है, सन से आती है, या फिर जो बल्ब बल्ब होता है हमारे घर में। तो यहाँ पर बात जो करी जा रही है, देखिए क्या बात करी जा रही है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में डी दूरी तय करें, मतलब कि कोई भी दूरी है जिसको हमने डी मान लिया है, ठीक है, कोई प्रकाशिक किरण है एक ऐसे माध्यम में डी दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब गुणन nd प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश हमारा गति करेगा माध्यम में, उसकी दूरी और उसके निर्वात के गुणनफल को ही हम लोग यहाँ पर प्रकाशिक पथ कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे nd देखो दिखाया है, मतलब अपवर्तनांक और दूरी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं nd, तब जाके हमको जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो हो रहा है हमारा प्रकाशिक पथ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आप लोग को ये भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर तरंगाग्र क्या होता है, या फिर तरंगाग्र हम किसे कहते हैं। ठीक है, तरंगाग्र देखिए क्या होता है, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। इस चीज़ को जो हमने यहाँ तक पढ़ा, इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ताकि जो आप लोग के मन में थोड़े बहुत डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। मान लेते हैं हमारा कोई यहाँ पर एक कण है ऐसे, ठीक है, इसमें से इस तरह से ऐसे निकल रही है फोटोन, ठीक है, ऊर्जा मतलब निकल रही है। अब कहा क्या जा रहा है डिफिनेशन के हिसाब से कि जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही है, यदि हम कोई ऐसा वक्र खींचें, मतलब यदि लिखा है कि यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखना थोड़ा। हमने ये पहला तरंग अगर ऐसा बना दिया, ठीक है, अब ये देखो इसकी एक ये मिल रहा है, एक किरण ये मिल रही, इसी को पकड़ के हमने एक और तरंग अगर बना दिया। आगे बढ़े, हमने इसी तरंग को पकड़ के एक और ऐसे तरंग अगर बना दिया, ठीक, फिर हमने इसको पकड़ के एक और बना दिया। ऐसे करते करते बनाते हम लोग चले जाएंगे। तो देखो एक चीज़ जो हमें स्पष्ट हो रही है कि एक लीनियर वाइज चल रहा है, देखो बिल्कुल सीधे जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है हम लोग को। तो यही जो समान आयाम होता है, समान जो दिशा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसको तरंगाग्र। अब हम लोग इसकी फुल डिफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आप लोग के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, जैसा कि मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाया। इसके आगे क्या है, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है, समान माध्यम में किसी तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो फिलहाल ये नीचे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ तक तरंगाग्र पूछा है तो हमने तरंगाग्र की डेफिनेशन आप लोग को यहाँ से यहाँ तक बता दी। ठीक है, तो तरंगाग्र किससे कहते हैं ये भी आई होप आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, तो देहली आवृत्ति की डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखी हुई है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब न्यूनतम मतलब कि वह कम से कम वह आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर हमारा रखा हुआ है कोई मेटल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, बाहर से जो है सनलाइट पड़ी इस पर, ठीक है, मतलब कि सूरज की किरणें इस पर पड़ रही हैं। अब जो ये किरणें हैं जो पड़ रही हैं, आपको दिख रहा होगा एरो के रूप में, ये किरणें हैं, इनकी आवृत्ति इतनी अधिक हुई, मतलब इतनी होनी चाहिए कि कम से कम वह जो मेटल रखी हुई है उसको पिघला सकें। एक तरह से ऐसा समझ लो, जो मेटल है इसको पिघला सकें, इतनी गर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखो अपने शब्दों में अगर समझें तो लिखा हुआ है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। जब इस धातु में से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तभी तो ये कम होगी, मतलब तभी तो पिघलेगी हमारी अपनी हिंदी भाषा में अगर हम समझें तो,
है ना। तो ये जो किरणें आप लोग को दिख रही हैं इनकी आवृत्ति इतनी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए कि कम से कम जो मेटल रखी हुई है उसको तो पिघला ही दें। इससे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वी नॉट नहीं लिखा हुआ है, ये म्यू लिखा हुआ है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, म्यू नॉट लिखा हुआ है। उसके बाद देखें इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अगर जो एक फिक्स है न्यूनतम आवृत्ति की, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 हर्ट्ज़, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है हमारी वो 100 हर्ट्ज़ की है। अगर इस पर 100 हर्ट्ज़ से कम अगर पड़ रही है फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए हमने 90, इसमें ये जो किरण पड़ रही है 90 फ्रिक्वेंसी की हैं, ठीक है, 90 हर्ट्ज़ की हैं, तो हमारा क्या होगा, धातु भैया नहीं पिघलेगी, है ना ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। 100 होना चाहिए, मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो। क्लियर हुआ देहली आवृत्ति, कम से कम वह आवृत्ति जो किसी भी मेटल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, ठीक है, वही हमारा क्या होती है, देहली आवृत्ति होती है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। क्या होते हैं कला संबंध स्रोत, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है, मतलब जो टाइम लैप्स है, जो टाइम है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। बस सिंपल सा आप लोग को लिखना है, दो कला संबंध स्रोत से हम स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये छोटी सी डिफरेंशन है, इसको आप लोग अपने आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग याद कर सकते हो कला संबंध स्रोत। अगला देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो ए जो हमारा होता है, पहले हम क्लियर कर दें, ये होता है हमारा प्रिज्म कोण, डेल्टा एम जो होता है हमारा वो होता है विचलन कोण। तो यहाँ पर प्रिज्म कोण हमको कितना दे रखा है, 63 डिग्री, ठीक है, प्रिज्म कोण तो हमने लिख लिया। फिर दिया हुआ 29 डिग्री दिया हुआ है हमको विचलन कोण, तो हमने विचलन कोण भी लिख लिया 29 डिग्री। फॉर्मूला हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, आपतन कोण I = A + डेल्टा एम अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई करा, और जो आप लोग अप्लाई करोगे आंसर इसका आ जाएगा। क्या करना है, इस A की जगह आपको 63 रख देना है और डेल्टा एम की जगह 29 रख देना है, अपॉन में नीचे काट देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण यहाँ पर 10 दिया हुआ है, मतलब कि डेल्टा एम हमें कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, ए हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो भैया ये सब दिया हुआ है, तो हमें हमारा सूत्र भी दिया हुआ है, डेल्टा एम = n-1 × a। तो ये फॉर्मूले आप लोग को याद रखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन करना है बोर्ड एग्जाम में, तो तभी आप लोग का भला हो पाएगा अगर ये फॉर्मूले याद रखें, ठीक है। बाकी नए फॉर्मूले याद रहते हैं तो भैया थ्योरी कम से कम तो पूरी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, डिफिनेशन सारी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुश्किल से हमसे 15 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं, 15 से 16 नंबर के, लेकिन थ्योरी जो होती है वो हमारी 45 से 50 नंबर तक की आती है, ठीक है। तो बस आप लोग इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दोगे, ए को अकेले रख देना क्योंकि ए की वैल्यू हमको चाहिए, और यहाँ पर आप लोग का आंसर निकल आएगा। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनके कोई दो एप्लीकेशंस हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला तो हमें हो गया भैया खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, मतलब कि खाने की वस्तुएं जो होती हैं उन्हें हमें बाहरी कीटाणुओं से बचाने में हमारी हेल्प करती हैं। दूसरा हो गया अदृश्य लिखाई, मतलब जो चीटिंग वाले पेन आते हैं कि लिख लो, हाँ पे पहले आते थे, पहले अगर आपने उस कुछ भी लिख दिया कहीं पर, उसके बाद एक टॉर्च आती थी, अगर आप उस पर मारोगे तभी वो दिखाई देगा, अन्यथा आप लोग को नहीं दिखाई देगा। तो वो जो टार्च होती थी उसमें रेस कौन सी निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, मतलब कि पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है नकली दस्तावेजों में 500 का नोट आपके हाथ में आया, आपने सीधे ऊपर आसमान में उसको हिला दिया तो देखने लगे कुछ है ना, गांधी जी के बगल में जो पत्ती होती हैं कि भैया नीली से बैंगनी हो रही कि नहीं, तो वही जो हमारी होती हैं, जो हम लोग किसकी जांच कर रहे हैं, नीली से बैंगनी होने का, तो वही होती हैं पराबैंगनी किरणें। फिर है उंगली के निशानों का पता लगाने में, मतलब कि फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों के उपयोग भी आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विस्थापन धारा क्या होती है, इसका सूत्र लिखिए। क्या होती है विस्थापन धारा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो विस्थापन धारा जो होती है वो होती है किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में अगर समय के साथ जो हमारा विद्युत क्षेत्र है
उसमें अगर कोई करंट उत्पन्न हो रही, प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ वही धारा हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र, मतलब जो टाइम के साथ परिवर्तित क्षेत्र है वो हमारा क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उसके कारण जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसको हम लोग भैया रिप्रेजेंट करते हैं ID से, मतलब कि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅y/dt। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ये भी बहुत पूछा जाता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है वाटहीन धारा को समझाइए। वाटहीन धारा क्या होती है? यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व, ध्यान से देखना है यहाँ पर, केवल प्रेरकत्व मतलब कि L है ना, जो इस तरह से होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ऐसे बना होता है परिपथ में, तो वो होता है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अथवा केवल धारिता मतलब कि केवल C। धारिता कैसे होती है परिपथ में, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से जो परिपथ होता है यहाँ पर ये जो होता है ये C होता है। ठीक है, मतलब कि कैपेसिटेंस। तो ये क्लियर हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेकिन क्या हो, प्रतिरोध शून्य हो, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है वही हमारी वाटहीन धारा होती है। मतलब कि R नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो इस तरह से होते हैं ये नहीं होने चाहिए परिपथ में, केवल L और C होना चाहिए, तो तभी हमारी जो परिपथ होगा वो वाटहीन धारा को प्रोड्यूस करेगा। तो वाटहीन धारा क्या होती है पूरा आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से आप लोग क्या समझते हैं। प्रतिबाधा जो होती है हमारी वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरण कुंडली और संधारित्र, मतलब ध्यान से देखना है यहाँ पर किसकी बात करेंगे, प्रतिरोधक मतलब कि R, प्रेरण मतलब कि L और संधारित्र मतलब कि C, तीनों या किन्हीं दो के द्वारा डाले गए अवरोध को ही प्रतिबाधा कहते हैं। हो सकता है ये तीनों जो हमारी करंट को रोक लें, करंट के लिए ब्रेकर का काम करें, ब्रेकर होते हैं, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ब्रेकर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करंट के लिए ब्रेकर होते हैं R, L और C। तो हो सकता है ये तीनों मिलकर रोक लें करंट को, हो सकता है दो लोग मिलकर रोकें, तो जो भी होगा उसी को हम लोग यहाँ पर प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी पूरा क्लियर हो गया हो प्रतिबाधा क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी और वीडियो जैसे मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।